स्वागत है साथियों हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूं आपका दोस्त व होस्ट आनंद राज आनंद। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर और यह टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जो कि हमारे जीन पियाजे के द्वारा यह प्रतिपादित है। यह एक ऐसी टॉपिक है जिससे सारे एग्जाम्स में, जो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होती है, वहाँ पे बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं। चाहे सीटेट हो, वहाँ 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चाहे कोई और भी अन्य स्टेट टेट हो, वहाँ पे लगातार 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ भी देखने को मिलते हैं। चाहे कोई भी प्रकार हो, चाहे झारखंड टेट हो, बिहार टेट हो, सी टेट हो, राजस्थान टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, उड़ीसा टेट हो, है ना, कोई भी टेट हो। और वह सारे एग्जाम्स में, टीचिंग से एग्जाम संबंधित जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जाम में, सभी परीक्षाओं में इससे विशेष भूमिका रहती है इस टॉपिक की। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और एक बात जरूर कि चूंकि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपके मन में होगा कि हमारी हर एक अपडेशन आपके तक पहुंचे। वैसे मैं बता दूं कि अभी जो पेडागोजी की सीरीज चल रही है, जो एजुकेशन साइकोलॉजी एंड पेडागोजी की सीरीज चल रही है, मूल रूप से DSSB और सीटेट और जो अन्य टेट है, उन सारी चीज को नजर रखते हुए उसको बनाया जा रहा है। और कंटिन्यूटिव हर दिन आपके पास 1 बजे जो है वीडियो अपलोड हो जाती है। इसलिए आप डेली का डेली वीडियो को देखेंगे, नोट्स के रूप में बनाते भी चलेंगे। जितना भी होगा हमारे अंदर में अनुभव, ज्ञान, वो सारा चीज आपके पास हम बांटते चलेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और आज इस टॉपिक का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और इसी टॉपिक को हिंदी में हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। ये संज्ञानात्मक विकास और जो ये सिद्धांत है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की अगर हम बात करें, है ना, क्या बात करें, थ्योरी की बात करें, अगर सिद्धांत की हम बात करें तो इस सिद्धांत के जो मूल प्रतिपादक है ना, प्रतिपादक है, उसका नाम है जीन पियाजे। इंग्लिश में भी आप देख लेंगे नाम थोड़ा सा, जीन पियाजे। चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि यह संज्ञान क्या है, कॉग्निशन क्या है, कॉग्निटिव क्या है। तो बात अगर हम करें कॉग्निटिव पे, तो कॉग्निटिव एक ऐसी मेंटल प्रोसेसेस है ना। संज्ञान क्या है, यह वैसी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, मानसिक क्रियाएं हैं जिनके तहत वह तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग, जिसको कहते हैं आप तार्किक सोच कहते हैं, वहीं पर उनकी जो अपनी कार्यशैली, जो कि मानसिक रूप से उसे अच्छे प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, वो हमारे संज्ञान के क्षेत्र में, संज्ञान के अंतर्गत वो आते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें मेंटल प्रोसेसेस के अंदर ही जो है थिंकिंग आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी, साथ ही साथ जो है इमेजिनेशन आएगी। ये सारे तथ्य जो होते हैं वही हमारे संज्ञान को डिफाइन करते हैं। फिर से समझिएगा कि संज्ञान क्या है, तो वैसी मानसिक प्रक्रियाएं, वैसी मानसिक क्रियाएं जिससे कि कोई भी बालक या व्यक्ति अपने कार्य को बौद्धिकता के साथ में, अपने इंटेलिजेंस के आधार पर उस कार्य को अगर कर पाते हैं, बड़ा ही अच्छे तरीके से उस कार्य को कर पाते हैं, तो हम कहते हैं कि उनके अंदर में संज्ञान की विकास हुई है। इसमें से कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात, संज्ञान में अगर बात कही जाती है तो वो होता है मेंटल प्रोसेसेस का, है ना, मानसिक प्रक्रियाएं, मानसिक प्रक्रियाएं। आपसे अगर पूछा जाए कि संज्ञान क्या है, तो कहेंगे कि वो सारी मानसिक प्रक्रियाएं जो है क्या कहलाती है, तो संज्ञान कहलाती है। इसी मेंटल प्रोसेसेस के अंदर में बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि लॉजिकल आ जाती है, लॉजिकल थिंकिंग, जिसको हिंदी में आप कहते हैं तार्किक सोच। तर्क के साथ में सोच को डेवलप करना ही वो हमारे मेंटल प्रोसेस के अंदर में आते हैं। अगर उनकी मेंटल प्रोसेसेस अच्छी तरह से हो पाती है, मानसिक प्रक्रियाएं के अंतर्गत वह अगर प्रॉब्लम को, वह समस्या को जो है अच्छे से वह सॉल्व कर पाते हैं, तो ही वह हम कहेंगे कि उनमें मेंटल प्रोसेसेस के तहत संज्ञान में विकास हुई है ना। समस्याओं का हल, ये चीज होती है। अब वहीं पे इमेजिनेशन के साथ साथ
इमेजिनेशन, अगर वो इमेजिनेशन कर पाते हैं और फिर उसका वहन कर पाते हैं, कल्पना करना है ना, कल्पना करना, ये इमेजिनेशन किसका, तो हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का। किसका, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का इमेजिनेशन करना ही क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का मतलब होगा अमूर्त आइडिया, है ना, अमूर्त सोच, क्रिया या प्रक्रिया जो भी है, ये हमारा मेंटल प्रोसेस के अंदर में आता है। मेंटल प्रोसेस वैसे सारे मेंटल प्रोसेसेस जो कि लोगों को लॉजिकल थिंकिंग उनके अंदर में लाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को लाता है, इमेजिनेशन को लाता है, ताकि सोच को डेवलप करता है, समस्याओं को हल अच्छा से कर पाता है, अच्छी कल्पनाओं के आधार पे कुछ चीजें वो अमूर्त सोच कर पाता है, संक्रियाएं कर पाती है, तो उसे ही कहते हैं हम लोग कॉग्निशन। वैसे कॉग्निशन आप यहाँ गौर कीजिएगा तो कॉग्निशन रिलेटेड टू माइंड है। ये किससे संबंधित है, तो मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है, मतलब रिलेटेड टू माइंड, यह मस्तिष्क से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, ये किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क से संबंधित है। यहाँ पे मस्तिष्क में ही क्रियाएं होती है, मस्तिष्क में ये सारी क्रियाएं होती है, और जिसमें से तार्किक सोच, समस्याओं परक जो हल होती है, उनमें इमेजिनेशन वगैरह सब चीज इनके अंदर में आती है। वही साथियों, अगर हम बढ़ाएं इस आगे, तो इस अगर पूछा जाए आपसे कि इस संज्ञानवादी विकास, जो संज्ञानात्मक विकास है, इस सिद्धांत को किसने दिया है, तो हम लोग कहेंगे जीन पियाजे ने दिया। किसने दिया है, जीन पियाजे। और जीन पियाजे को ही जो है हमें क्या पहले कहते हैं इसको, तो संज्ञान विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कहते हैं। और चाइल्ड साइकोलॉजी है ना, चाइल्ड साइकोलॉजी किसको फादर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो हमारे जीन पियाजे साहब को चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी इसे कहा जाता है ना। मतलब कि बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो कहिएगा आप इसे, बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो कहिएगा कि ये हमारे जीन पियाजे। जीन पियाजे कहाँ के यह व्यक्ति थे, तो ये स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के व्यक्ति थे ये हमारे जीन पियाजे जो थे, कहाँ के थे, तो स्विट्जरलैंड, है ना, स्विट्जरलैंड के थे। और इन्होंने जो है, सबसे बड़ी बात ये रही कि यह जो है मनोविज्ञान को जो है क्या किए, तो बच्चों पे डायरेक्ट खोज किए थे। डायरेक्ट इनका रिसर्च जो था मनोविज्ञान की मतलब कि आगे बढ़ाया इन्होंने। और सबसे बड़ी बात रही कि इन्होंने मनोविज्ञान को बढ़ाने के क्रम में जो इन्होंने रिसर्च किया है ना, इन्होंने जो रिसर्च किया वो किस पे रिसर्च किया, तो डायरेक्ट बच्चों पर इन्होंने रिसर्च किया, अनुसंधान किस पे किया, तो बच्चों पे किया। बात को समझ गए। इन्होंने पूछा जाएगा आपसे, बहुत 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। सबसे पहला बात पूछा जाएगा कि संज्ञान विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो कहिएगा जीन पियाजे हैं। ये कहाँ के वासी हैं, तो स्विट्जरलैंड के वासी हैं। इसे और क्या कहा जाता है, तो बाल मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाते हैं। बाल मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाते हैं, तो कहिएगा जीन पियाजे। वैसे कौन सबसे सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक रहे जिन्होंने अपने बच्चों पर जो है रिसर्च किया है, तो वो हमारे जीन पियाजे महोदय। बाकी आपसे पूछा जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास जो है किससे जुड़ा हुआ चीज है, तो बोलिएगा मस्तिष्क से जुड़ा हुआ चीज है। और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अगर मूल बातें कही जाती है तो वो होती है मेंटल प्रोसेसेस। और मेंटल प्रोसेस का मतलब ही होता है मानसिक प्रक्रियाएं, और मानसिक प्रक्रियाओं के तहत उनके अंदर से जो लॉजिकल थिंकिंग आती है, इमेजिनेशन अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आती है, जो अमूर्त चिंतन होती है, उनके ऊपर वो वर्क कर पाते हैं। उनके पास अगर कोई समस्या आती है, वो खुद से उसका हल अगर निकालते हैं बौद्धिक स्तर के मतलब कि इंटेलिजेंस लेवल के आधार पे, तो हम लोग कहते हैं कि इसमें से जो है क्या डेवलपमेंट हुई, तो कॉग्निशन का डेवलपमेंट हुआ, संज्ञान का यहाँ पे विकास हुआ। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक बार आपसे स्नैपशॉट खींच लीजिएगा, कहीं कट तो नहीं रहा है, देख लेते हैं, कहीं कट नहीं रहा है, बराबर है। चलिए, और भी चीजें हम लोग देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, तो वो हम होती है कि डेवलपमेंट होता है, विकास होती है। चाहे कॉग्निशन तो हम लोग पढ़ लिए, कॉग्निशन क्या होता है, तो आपने ये चीज जाना कॉग्निशन क्या होता है, मेंटल प्रोसेस को हम लोग कॉग्निशन कहते हैं। वहीं अगर बात करें हम लोग डेवलपमेंट, तो बच्चों में जो डेवलपमेंट होती है, जो विकास होती है, वो क्यों होती है, किस कारण से होती है, विकास होती है, तो विकास के क्या कारण है, तो इस पे हमारे जीन पियाजे महोदय कहते हैं कि इनमें जो विकास होती है वो उम्र के बढ़ने के साथ साथ होती है, स्टेजेस के साथ में होती है, और एक रोल और प्ले करते हैं, वो होते हैं क्या चीज, तो वो कहते हैं कि वो होता है उनका वंशानुक्रम, उनका होता है वंशानुक्रम।
वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी, हेरिडिटी की वजह से और उम्र का बढ़ना है ना, इसको हेरिडिटी लिखिए, हेरिडिटी। और बहुत ही कम बल इन्होंने दिया है किसमें, तो समाज को इन्होंने बहुत कम बल दिया है, समाज को इन्होंने बल कम दिया है, समाज को, समाज की ऐसा नहीं चर्चा नहीं की है, चर्चा की है लेकिन बल कम दिए हैं, बल बहुत कम दिए हैं। देख लेते कट जा रहा है क्या कहीं, हाँ थोड़ा सा तो कट गया, कोई बात नहीं, इसको हम लोग बगल में लिख लेते हैं। तो समाज को इन्होंने बल बहुत कम दिया। हम लोग बात करते हैं स्टेजेस पे और वंशानुक्रम पे। तो हमारे जीन पियाजे महोदय कहते हैं कि बच्चे जैसे जैसे वो उनकी उम्र बढ़ती है, तो बच्चे जैसे उम्र बढ़ते हैं तो एक्टिविटी के माध्यम से, कार्य करने के माध्यम से उनमें बहुत सारे अनुभव आते हैं और उसी अनुभवों के आधार पर उनका विकास होता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जीन पियाजे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक रहे जो कि अवस्थाओं पर आधारित विकास को जो है उन्होंने डिफाइन किया है। तो विकास किस पे आधारित है, तो वो कहते हैं वो वंशानुक्रम पे आधारित है और स्टेजेस पे है, मतलब इसको हिंदी में अवस्था कहते हैं, अवस्था कहते हैं और या उम्र कहते हैं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ उनमें विकास खुद ब खुद बढ़ती है, ऐसा मानना है हमारे जीन पियाजे महोदय का। जीन पियाजे महोदय कहते हैं कि जब बच्चे उम्र के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो उनका दायरा बढ़ता है, और दायरा बढ़े ना बढ़े वो बात इस बात को रखते हैं कि जब वो उम्र बढ़ता है उनका, तो उनकी एक्टिविटी के माध्यम से, कार्य करने की जो एक्टिविटी, जो क्रियाकलापें होती है उसके माध्यम से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को विकसित कर पाते हैं, विकास अपने आप में डेवलप जो होता है वो कर पाते हैं। ये होती है स्टेजेस। और वहीं अगर बात करें, वो बोलते हैं कि हेरिडिटी, जिनके माता पिता तेज हैं उनके बच्चे भी तेज होंगे। ऐसे हम नहीं कहते, ऐसे हमारे जीन पियाजे महोदय कहते हैं। वैसे इनकी बाद में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की इनकी आलोचनाएं भी की है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। हेरिडिटी की अगर बात करें तो ये जेनेटिक्स की वजह से होता है। मैंने पिछले भी वीडियोस में इसकी विस्तृत चर्चा की है, तो आप उसको पिछले वीडियोस को भी देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर 3 चल रही है शायद ना, चैप्टर 1 2 3 4 ये चौथी चैप्टर चल रही है। तो आप देखिएगा, ये सारी चीज़ के पीछे भी और भी वीडियोस हैं जो कि प्लेलिस्ट में हम उसे ऐड भी कर देंगे, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके बारे में हमने गहन चर्चा वहाँ पे किया है। तो ये बातें आपको यहाँ पे समझ में आ जा रही है। अब साथियों इसी के आगे हम लोग देखते हैं, और वो होता है कॉजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक बार चलिए इसे आप स्नैपशॉट खींच लेंगे, स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, और इसी चीज़ को फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि बच्चों में जो कॉग्निशन होती है, विकास होती है, वो उसके कारण क्या है। तो पहला कारण तो हमने बताया स्टेजेस का मतलब क्या होता है, एज। तो कहते हैं, हम थोड़ा सा यहीं पे लिख देते हैं, उस जगह है कि कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट की अगर बात करें, CAU है ना, कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट, कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम साथियों बात करें तो इसमें वो बताते हैं कि एज जो है बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। और वो बताते हैं कि बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ साथ, है ना, बच्चों के उम्र बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने क्रियाकलापों, क्रियाकलापों जिसको कहते हैं एक्टिविटी के आधार पर अनुभव प्राप्त करते हैं। एक्टिविटी के आधार पर, बेस पर, मतलब आप इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश हिंदी मिला के बहुत अच्छा नोट्स बनेगा आपका। साथ साथ अपने क्रियाकलापों या एक्टिविटी के आधार पर अनुभव विकसित करते हैं, और उसी अनुभव से वह अच्छे से सीख पाते हैं, अनुभव विकसित करते हैं। एक बार देख लेते हैं, चूंकि अकेले होने की वजह से सारी चीजें कट तो कहीं नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं कट रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रही है। तो बच्चों ध्यान से आप देखेंगे कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट में क्या होती है, और उसकी जो सबसे बड़ी लीडिंग जो कॉजेज जो फैक्टर है वो एज है। और वो बतलाते हैं कि बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ साथ वे अपने क्रियाकलापों के आधार पर अनुभव को विकसित करते हैं, और अनुभव से ही उनकी विकास होती है। साथियों ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीज हम लिख नहीं सकते हैं वो, लेकिन बोलने के माध्यम से आप उसे पॉज करके जो हम बोलते हैं उसे आप लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में बहुत सारी चीजें, हम तो हर चीज तो लिख नहीं सकते ना बोर्ड में, वो बोल के ही हम आपके साथ में अपने उद्गार को, अपने अनुभव को आपके सामने हम ज्यादा प्रस्तुत करते हैं। तो ये एक बार एपिसोड लिख लीजिएगा, है ना। तो आपने देखा कि
एज भी जो है किस तरह से उसको डिफाइन करता है। फिर अगर हम लोग बात करें हेरिडिटी किस प्रकार से इसको जो है मतलब कि डेवलपमेंट रोल प्ले करता है, इस चीज़ों को हम लोग देखते हैं, जानते हैं और सोचने समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो कि बोर्ड भर गया तो इसे मिटा के फिर से हमें लिखना पड़ेगा। और कुछ टर्म्स को भी देखेंगे जिसमें कि जिन प्याजे ने इसे बहुत अच्छे तरीके से जो इनका वर्णन किए हैं। तो चलिए एक बार हम मिटाते हैं और इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो कि वीडियोस बड़ी हो जाती है, जो हमको जो है मिटाने में टाइम लग जाता है 1-2 मिनट, तो वो भी वीडियो ऐड हो जाएगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस चीज को, एज की वजह से उनमें जो है चेंजिंग आई, एज उन्होंने बताया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि हेरिडिटी किस प्रकार से उसको जो है जिसको हम लोग बायोलॉजिकल मैच्योरेशन करते हैं, है ना, किस प्रकार से हेरिडिटी भी उसे करते हैं। तो उन्हें बताते हैं जिन प्याजे महोदय कि जो हेरिडिटी है, जिनके माता पिता तेज होते हैं, उन्होंने रिसर्च भी किया है लोगों पे, तो उनको पता चला और वो अपने बुक में उनका वर्णन भी करते हैं कि जिनके माता पिता अगर तेज होते हैं तो उनके बच्चे भी बहुत ही तेज होते हैं, और उनके माता पिता अगर अच्छे नहीं होते हैं तो उनके बच्चे में भी उसका बुरा इफेक्ट पड़ता है और वो उस तरह से ही होते हैं। और इन्होंने बहुत सारे टर्म्स का यूज किया। उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट में जो है, डेवलपमेंट को डिफाइन करने के लिए उन्होंने बहुत सारे टर्म्स का यूज किया है। हम लोग एक एक करके उन सारे टर्म्स को देखते हैं। उन्होंने एक टर्म्स यूज किया था इक्विलिब्रियम, है ना। जिन प्याजे महोदय ने कुछ टर्म्स का यूज किया, उस टर्म को हम लोग देखने और समझने की कोशिश करते हैं। पहला उन्होंने जो बताया टर्म्स वो है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सामयिकरण। एक एक करके समझेंगे, फिर इसे जानने की कोशिश करेंगे, साथ में हम लिखते भी चलेंगे। तो इक्विलिब्रेशन क्या होती है, इस बात को समझिएगा। सामयिकरण क्या है? बच्चों की जब उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ वो अनुभव को प्राप्त करते हैं। और वो कैसे अनुभव प्राप्त करते हैं? तो कहते हैं हमारे जिन प्याजे महोदय, वो एक्टिविटी के द्वारा। बच्चे जो सीखते हैं वो किसके द्वारा सीखते हैं? तो क्रियाकलाप के द्वारा सीखते हैं, एक्टिविटी के द्वारा सीखता है। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल पूछा हुआ है तो आप याद रखिएगा। बच्चे जो सीखते हैं, ये जिन प्याजे कहते हैं, बच्चे जो अनुभव लाते हैं वो कैसे लाते हैं? तो अनुभव जो लाते हैं, वो एक्सपीरियंस जो आते हैं उनके अंदर में, तो वो आते हैं एक्टिविटी के माध्यम से। इसीलिए बच्चे को उन्होंने एक नन्हे वैज्ञानिक भी कहा है उसे, है ना। नन्हा वैज्ञानिक कौन सा मनोवैज्ञानिक है, जो कि कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बच्चे को एक नन्हे वैज्ञानिक के नाम से उसको जो है नाम उसको दिया है? तो हम कहेंगे ये हमारे जिन प्याजे महोदय हैं, जिन्होंने बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उसका थ्योरी, उसका सिद्धांत में माना जाता है, वो सिद्धांत में, और वो अपने आप में मानते भी हैं कि बच्चे जो सीखते हैं वो उनके अंदर में वो एक्टिविटी के द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा सीखते हैं? तो एक्टिविटी के द्वारा ही सीखते हैं, और एक्टिविटी से ही उनके अंदर में अनुभव आते हैं, अनुभव की उत्पत्ति होती है, और जिसके वजह से वो एक्टिविटीज करके ही जब वो सीखते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। इस बात को समझिएगा, लिटिल साइंटिस्ट जिसे कहते हैं आप, ये शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था? तो हम कहेंगे हमारे जिन प्याजे महोदय ने किया था। क्योंकि अभी जिन प्याजे के ऊपर हम बात कर रहे हैं, नन्हे है ना, नन्हे, इसको वैज्ञानिक कहते हैं। बच्चे जो सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं? तो एक्टिविटी करके सीखते हैं। बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? वही कहा जाता है हमको पढ़ना है समीकरण क्या होती है। तो हम कहेंगे समीकरण वो ऐसी प्रक्रिया है। समीकरण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्या करती है? परिभाषित करती है। तो समीकरण क्या है? तो विकास की प्रक्रिया को, है ना, संज्ञानों के विकास की प्रक्रिया को ही समीकरण कहते हैं। अब शॉर्ट में अगर लिखना चाहेंगे तो लिखिएगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास जिसको हिंदी में कहते हैं, तो कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाँ समझे बात को, संज्ञानात्मक विकास, है ना, संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करते हैं। कौन परिभाषित करते हैं? इक्विलिब्रेशन करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इक्विलिब्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को
क्या करती है, तो परिभाषित करती है। तो याद रखिएगा, परिभाषित करती है। तो आप लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रेशन क्या है, तो सामयिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, साथ में लिखते भी चलेंगे, सामयिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि संगठनात्मक विकास को परिभाषित करती है, संगठनात्मक विकास को परिभाषित करती है। वहीं इसको इंग्लिश में अगर बोले तो लिख सकते हैं आप कि इक्विलिब्रेशन इज अ प्रोसेस, इक्विलिब्रेशन इज अ प्रोसेस which define the cognitive development, which define the cognitive development। ये cognitive development को करता है, तो डिफाइन करते हैं। तो ये आपको बात समझ में आई होगी। फिर अगर दूसरे डेफिनेशन की बात करें तो बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ साथ, बच्चों के उम्र बढ़ने के साथ साथ जो उनको अनुभव प्राप्त होती है, उस अनुभव को लेके ही क्या करते हैं, तो संज्ञान में विकास करते हैं। उसी को हम लोग इक्विलिब्रेशन करते हैं, सामयिकरण करते हैं। फिर से बात छोटा सा लिखिएगा, बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ साथ, बच्चों के उम्र बढ़ने के, एक मिनट छोटा सा बात आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आप कहेंगे हम सिर्फ पॉइंट लिख के, छोटा छोटा पॉइंट लिख के अगर छोड़ देंगे तो शायद वो पॉइंट बाद में आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंट को छोटा सा समझाने के रूप में अगर अपने शब्दों उसको लिख देते हैं तो वो जिंदगी भर आपको याद रह जाएगा। इसीलिए हम थोड़ा सा उसको डिफाइन करके लिख भी देते हैं ताकि आपको याद रह सके, ठीक है। इसलिए आप लिखिएगा। बहुत सारे टीचर्स और भी हैं जो कि आपको आपके YouTube में बहुत ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो कि इक्विलिब्रेशन, हाँ, वो बोल दिए 10 मिनट तक, लेकिन लिखेंगे एक वर्ड, उससे आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर जो 10 मिनट तक बोले, 10 मिनट को अगर हम लोग शॉर्ट में अगर लिख लें तो ही आपको ज्यादा याद रहेगा। इसीलिए हम ये तरीका अपनाए हैं कि उसको थोड़ा थोड़ा करके आपको लिखते भी चले ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा याद रह सके। तो ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रेशन क्या है, तो बच्चों के उम्र बढ़ने के साथ साथ जो अनुभव प्राप्त होता है ना, जो अनुभव प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है, और उसी अनुभव को बढ़ाकर, उसी अनुभव के आधार को लेकर, उसी अनुभव के आधार को लेकर क्या करते हैं, तो संज्ञान मतलब विकास को जोड़ते हैं, विकास में जोड़ते हैं, उसे क्या करते हैं, तो उसे कहते हैं सामयिकरण, या फिर इक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन क्या है, तो बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ साथ जो वो अनुभव प्राप्त करते हैं, एक्टिविटी के माध्यम से, क्रियाकलाप के माध्यम से जो अनुभव वो प्राप्त करते हैं, उस चीज को क्या करते हैं, तो वो विकास में जोड़ते हैं, उसी को हम लोग सामयिकरण कहते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी, बात यहाँ पे आपको समझ में साथियों आ गई होगी। अब इसी चीज को हम आपको आगे बढ़ाते हैं। अब इक्विलिब्रेशन भी दो प्रकार की होती है, और इक्विलिब्रेशन चूंकि है तो एक ही प्रकार का, लेकिन बच्चों में जो विकास होती है, वो होती है असामयिकरण से सामयिकरण की ओर होती है ना। असामयिकरण से सामयिकरण की ओर होती है, इसको समझिएगा। बच्चों में जो विकास होती है वो इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ती है ना। बच्चों में जो डेवलपमेंट होती है वो डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की ओर बढ़ती है, अब ये आप समझिएगा थोड़ा सा, डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। वैसे अगर आप देखे होंगे जो इक्विलिब्रियम का मतलब रियल में आता है, जिसको सामयिकरण कहते हैं, मतलब इक्विवेलेंट कहते हैं, जो मतलब समान स्थिति है ना, बैलेंस्ड स्टेज कहेंगे जिसको, बैलेंस जो कि एकदम पूर्ण रूप में संतुलित रहे, उसको हम कहेंगे सामयिकरण। और असामयिकरण क्या होती है, जिसमें वो बैलेंस नहीं रहता, वो कंफ्यूज रहता है, उसको हम लोग कहते हैं असामयिकरण। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मान लिया जाए एक तालाब है, और एक तालाब में जो है बत्तख और उनके छोटे छोटे बच्चे उसमें से तैर रहे हैं। समझ गए, बच्चे क्या कर रहे हैं, उसमें तैर रहे हैं, और मतलब बच्चे नहीं, मतलब कि बत्तख के बच्चे है ना, डक जो है, डकलिंग वगैरह, वो उसमें से स्विम कर रहे हैं, तैर रहे हैं उसमें। तो आप एक छोटे से बच्चे से पूछेंगे कि देखो पानी में क्या है, तो बच्चा जवाब देगा कि वो बत्तख है। वो क्या है, बत्तख है, डक है। लेकिन आप बोलेंगे पानी में तो सिर्फ मछली रहती है, तो ये पक्षी कैसे हुआ, ये बत्तख कैसे हुआ, इसको तो पक्षी होना चाहिए। तो वो सोचने लग जाता है और वो कंफ्यूज रह जाता है उस अवस्था में। तो इसको कहेंगे हम लोग असामयिकरण। क्या कहेंगे इसको, असामयिकरण।
क्लियर यहाँ बात समझ आई? वहीं पे लेकिन जब उसको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उसमें आ जाती है, वो उनमें से विभेद कर पाते हैं, किसमें? तो बत्तख में और मछली में जब विभेद कर पाते हैं, उनके बीच में समानताओं को स्थापित कर पाते हैं, तब वो ऐसे गुण अगर आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे सामीकरण। क्लियर यहाँ बातों में? तो डिस इक्विलिब्रियम क्या होती है? तो हम लोग इसको कहेंगे कि पजल्ड, है ना, पजल्ड, या फिर आप बोल सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड पजल्ड बोलिए, या फिर कॉम्प्लिकेटेड बोलिए, कॉम्प्लिकेटेड बोलिए। ये अवस्था होती है, मतलब कंफ्यूज अवस्था रहती है। कैसा अवस्था रहती है? बच्चा कंफ्यूज रहता है उस सिचुएशन को देखकर, कंफ्यूज रहता है कि इसको हम क्या बोले क्या नहीं बोले। तो ये हमारा डिसइक्विलिब्रियम है। लेकिन वही जब उसके बारे में उसे पता चलता है कि नहीं, कुछ पक्षियां ऐसे भी होती है जो पानी में भी वो अच्छे से तैर सकती हैं, तो उसे भी हम पक्षी कहते हैं। तो जब ये चीजें उनके अंदर में आ जाएगी ज्ञान, तो उसको हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रेशन। और ये जो है इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रेशन या इक्विलिब्रियम जो भी है, आप चूंकि समझने की कोशिश करें, इक्विलिब्रेशन एक नाउन है यहाँ पे, है ना, बात समझिएगा बात थोड़ा सा, ये एडजेक्टिव हो जाती है। तो हम कहेंगे कि ये जो इक्विलिब्रियम है हमारा समीकरण, इसमें से बच्चा जो रहता है वो क्या रहता है? बैलेंस रहता है। सिचुएशन के आधार पर ये बैलेंस रहता है, संतुलित रहता है, संतुलित रहता है, संतुलित रहता है। बात समझे बात को ना? तो बच्चों में जो विकास होती है, सबसे पहले वो कंफ्यूज रहता है, और धीरे धीरे जब उनमें अनुभव आते हैं तो अनुभव के आधार पर उनमें जब विकास होती है तो वो बैलेंस को प्राप्त करते, इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये बातें साथियों आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और इक्विलिब्रेशन में ही कुछ और भी छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे, और उन पार्ट्स के माध्यम से सबको समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक बार आप साथ में उधर से लिखते भी चलेंगे, और चूंकि जैसे ही होता है तो फिर हम बोर्ड को मिटा करके फिर से इसको आगे लिखने की कोशिश करेंगे हम, इसीलिए साथ में आप लिखते भी चलेंगे। अगर कहीं पे ज्यादा हम स्पीड में होते हैं तो आप उससे क्या कीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा। बहुत सारे बातें हम बोल नहीं पाते हैं, सिर्फ लिख नहीं पाते, वो बोलते हैं, तो उसे भी आप लोग सुन के लिखने की कोशिश करेंगे। ये इक्विलिब्रेशन के पार्ट को देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, किसके क्या क्या पार्ट है, कैसे कैसे उसको डिफाइन हमारे प्याजे महोदय। इक्विलिब्रेशन जिसको समीकरण कहते हैं, इन्होंने इसको दो भागों में बांटा है, और जो पहला भाग है वो है एडेप्टेशन, एडेप्टेशन, और दूसरा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और फिर वही एडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो एडेप्टेशन को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। और अगर हिंदी की बात करें, एडेप्टेशन का मतलब ही होता है अनुकूलन, अनुकूलन। और ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में हम लोग संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। बात आपको साथियों आपको समझ में आ रही होगी। और एडेप्टेशन को भी उन्होंने दो भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं? तो एक है एसिमिलेशन, और एक होता है एक लिख लीजिए एसिमिलेशन, और एक होता है एकोमोडेशन। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको फेयर कॉपी में आपकी गलतियां ना हो। इसी को एडजस्टमेंट भी कहते हैं, हिंदी में इसे समायोजन कहते हैं। यहीं पे इंग्लिश में एकोमोडेशन, एडजस्टमेंट या फिर एक्लेमेटाइजेशन भी कहते हैं यहाँ पे। तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे। और एसिमिलेशन को हिंदी में हम लोग आत्मसातीकरण कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं। और इक्विलिब्रेशन को तो आपको हिंदी में वहां पे लिख ही दिए हम, समीकरण कहते हैं। एक बार मैं इसे देख लेता हूँ कि कट तो नहीं रहा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो बोर्ड से पार तो नहीं हुआ है। चलिए ये देख लीजिए आप। अब एक एक करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं से भी जो है क्वेश्चंस हमको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। एडेप्टेशन क्या है, एसिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो चलिए साथियों हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक और वर्ड आती है स्कीमा। हम लोग इस वर्ड को भी देखेंगे थोड़ा सा, ये स्कीमा क्या होती है, स्कीमा को भी हम लोग साथ में देखते चलेंगे। स्कीमा होता क्या चीज है।
तो स्कीमा ही सबसे पहले इक्विलिब्रेशन आपको समझ में आ गई होगी। इक्विलिब्रेशन क्या है? तो हम कहते हैं बच्चों के उम्र बढ़ने के साथ साथ जो उसके अंदर में जो अनुभव होती है, अनुभव प्राप्त होती है, उसी अनुभव के आधार को लेकर क्या करते हैं तो विकास में जुड़ते जाते हैं और वही जो है समीकरण कहलाती है। विकास जो प्रारंभ होती है वो डिस इक्विलिब्रियम से लेके इक्विलिब्रियम की तरफ होती है, मतलब कि असमीकरण से समीकरण की ओर होती है। शुरुआती दौर में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किसी सिचुएशन को लेकर, किसी समस्या को लेकर, लेकिन जब उनका अनुभव उनके सामने में आते हैं तो वह सिचुएशन जहां पे वह कंफ्यूज थे, है ना, तो उसमें अब स्टेबिलिटी आ जाती है, वो बैलेंस्ड तरीके से अपने विवेचन को कर पाते हैं, तो वही हमारा इक्विलिब्रेशन कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि विकास किधर की ओर जाती है, हमारे प्याजे महोदय बताते हैं कि डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की ओर जाती है। अब यहीं पे हम कुछ टर्म्स को सीखेंगे। स्कीमा को साथियों हिंदी में स्कीमा ही कहते हैं, है ना, स्कीमा को हिंदी में स्कीमा ही कहते हैं। और भी कभी कभी नाम अगर बदल के आ जाती है तो वैसे स्कीमा ही कहते हैं या फिर पाड़ भी कहते हैं शायद, इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना, हिंदी में। लेकिन अब मेरे को ज़्यादातर स्कीमा ही मिला है तो हम हिंदी में इसको स्कीमा ही लेके चलते हैं। अब स्कीमा क्या है तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीज़ हमारे अंदर में, जो भी इंफॉर्मेशन जो हमारे अंदर में क्या है पूरा अपलोड है, उसको हम लोग कहेंगे, मेमोरी में जो रखा हुआ है उसको स्कीमा कहते हैं। स्कीमा जैसे हम ये देखिए क्या है, हम बचपन में इसको नहीं देखे थे, हम जानते ही नहीं थे इसको क्या कहते हैं, और हम जब टीचर को लिखते हुए देखे थे तो तब जो है कि टीचर के मुंह से ये मार्कर है, ये मोटा होता है। हम पहले स्टार्टिंग में हमको पता नहीं था पेन और मार्कर में अंतर क्या होता है, लेकिन पहले शुरुआती दौर में हमारे पास पेन की स्कीमा थी। जब हमने इसको देखा था हमने इसे पेन ही कहा था शुरुआती दौर में। ये क्या है तो कहते थे मुटका कलम है। क्या है ये? मुटका कलम है। हमारे अंदर में स्कीमा किसकी थी? पेन की स्कीमा थी। तो हम कहते हैं कि दुनिया की समझ बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर में लोड होती है उसी को हम लोग कहते हैं स्कीमा। लिखिएगा तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा मेरा अपने भाषा में लिखिए तब ज्यादा याद होगा, नहीं तो आप कहिएगा किताबी भाषा में लिखने के लिए तो हम आपको लिखा देंगे लेकिन वो आपको याद नहीं रहेगा। इसीलिए आप थोड़ा सा जो है देहाती भाषा में लिखें और साधारण तरीके भाषा से लिखें, ज्यादा याद रहेगा। स्कीमा क्या है? हम कहेंगे कि दुनिया की समझ बनाने के लिए वैसी सूचनाएं, वैसा सूचना, वैसा इंफॉर्मेशन जो दुनिया की समझ को बनाने के लिए रखते हैं उसी को हम लोग स्कीमा कहते हैं, उसी को हम लोग स्कीमा कहते हैं। क्योंकि बोर्ड भर गया, आप साथ में ऐसे ही लिखते चलिए। स्कीमा क्या है तो लिखिएगा दुनिया की समझ बनाने के लिए, लिखिए दुनिया की समझ बनाने के लिए हम अपने दिमाग में जो इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं, उसी को हम लोग स्कीमा कहते हैं। स्कीमा सबके मस्तिष्क में पाया जाता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन गलत हो चाहे वो इंफॉर्मेशन सही हो। और जो भी चीज हमारे अंदर में लोड है मस्तिष्क में वही उसी को कहते हैं स्कीमा, उसी को कहते हैं हम लोग स्कीमा। समझ गए बात को यहाँ पे ना? द इंफॉर्मेशन, द सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, वैसी सूचनाएं, सच इंफॉर्मेशन विच इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग of our environment is known as schema, is known as schema। बात समझ यहाँ पे आप आई हुई होगी आपकी। अब स्कीम्स क्या है तो वैसे अवयव, वैसे एलिमेंट, वैसे सिचुएशन, वैसे इंफॉर्मेशन जो स्टोर करते हैं, जो स्टोर करते हुआ इंफॉर्मेशन को हम लोग स्कीम्स कहते हैं। स्कीमा और स्कीम्स में अंतर है। स्कीमा क्या है? ये स्कीमा क्या है आप समझिएगा कि जो चीज हम लोग अपलोड कर दिए, मेमोरी कार्ड में आप गाना अपलोड कर दिए, डाउनलोड कर दिए, वो कहलाया और उसमें स्टोर हो गया, उसको कहेंगे स्कीमा। लेकिन जो हनी सिंह का गाना डाले थे वो हनी सिंह का गाना क्या हो गया? वो हो गया स्कीम्स। आप लोगों को भी स्कीम मिलता है ना, कोई चीज मिलता है स्कीम के रूप में, वो स्कीम है। और स्कीम ही से वर्ड बना है स्कीमा। समझे बात को? नहीं समझे फिर से सुनिए। स्कीमा और स्कीम्स क्या होती है? स्कीमा क्या है तो हम कहते हैं कि दुनिया की समझ बनाने के लिए अपने अंदर में जो हम अपलोड करते हैं उसको कहते हैं क्या? स्कीमा। जैसे हम कहे एक व्यक्ति, एक जानवर को देखे, उसके 4 पैर थे, उनको हम अच्छे तरह से जान रहे थे, तो वो चीज को देख के हम बोल दिए ओ माय गॉड दिस इज हथनी, दिस इज हाथी, अच्छा ये हाथी है। तो उसकी स्कीमा मेरे मस्तिष्क में था, हम दुनिया की समझ बनाने के लिए वो चीज मेरे माइंड पे था, वो स्कीमा कहलाया। अब स्कीम्स क्या है? वह जो हाथी का जो फोटो, हाथी का जो डायग्राम मेरे मन मस्तिष्क पे हमने जो पुट किया तो वह हाथी क्या हुआ? स्कीम्स से। मेमोरी कार्ड में जो गाना डालते हैं, अगर आप सुनिधि चौहान या श्रेया घोषाल या आप
क्या नाम था, खेसारी लाल यादव ना, उसका गाना डालते हैं। खेसारी लाल यादव का गाना क्या है, वो स्कीम्स है। और जब उसको आप अपलोड कर देते हैं मेमोरी कार्ड में, तो उसको क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे। बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। स्कीमा आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और स्कीम्स भी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार कमेंट कीजिएगा, दूसरा एग्जांपल लेकर आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। अगर समझ गए तो बल्ले बल्ले, नहीं समझे तो एकदम और भी बल्ले बल्ले, वो और भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपने समीकरण को अच्छी तरह से समझ गया और स्कीमा व स्कीम्स को भी आपने, स्कीमा को स्कीम से वर्ड बना था, स्कीम्स है ना, स्कीम्स, ये स्कीम्स है। तो आपने समीकरण को भी समझा, समीकरण को भी समझा और स्कीम्स को भी समझ लिया, स्कीमा को भी समझ लिया। अब समझना है मेरे को एडेप्टेशन, अनुकूलन, संगठन, समायोजन, आत्मसातीकरण, ये सारा चीज समझना है। अगर कहिएगा तो हम इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखा देंगे, लेकिन डेफिनेशन से एक भी चीज याद रहेगा नहीं। तो हम चाहेंगे साथियों कि एक बार जो है, एक बार इसका आप स्नैपशॉट खींच लीजिए। हमको चूंकि इधर मिटाना है और साथ साथ में उसको समझाना भी है, तो आई नीड सम स्पेस फॉर राइटिंग सम पॉइंट्स अबाउट दिस पॉइंट्स। सो प्लीज टेक स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट, बार बार मेरे मुंह में स्नैपशॉट आती है, स्क्रीनशॉट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम उन चीजों की वर्णन यहाँ पे करेंगे, तब तक हम मिटाते हैं। तो एक बार आप, चूंकि वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए कोई वीडियो को थोड़ा सा रोक के करना पड़ता है, नहीं तो वीडियो पता चलता है 1 घंटे से ऊपर हो जाते हैं। चलिए अब इसको हम लोग और भी आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे इक्विलिब्रेशन को देखा, हमने यहाँ पे इक्विलिब्रेशन को देखा, अच्छे से समझ भी गया, और इसी को हम लोग हिंदी में समीकरण कहते हैं, और ये आप समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग एक एक करके टर्म्स को हम लोग देखते जाते हैं, समझते जाते हैं और लिखते जाते हैं। सबसे पहली बात, हम इसको एक अलग तरीके से प्रस्तुत करना चाहेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से, तब आपको ज्यादा याद रहेगा, फिर पॉइंट को उसी समय हम ऐड कर देंगे। तो एक छोटा सा कहानी सुनेंगे, और यह कहानी बड़ा ही बेजोड़ कहानी है। थोड़ा सा एक बार हम बैठ जाते हैं आपके साथ में, और बैठने के बाद जो है ठीक, चलिए अब एक कहानी को सुनिए और हमारे बीच में जानने की कोशिश करेंगे आप, है ना। तो साथियों, हमने यहाँ पे इक्विलिब्रेशन को देखा, समीकरण को देखा। अब हम लोगों को जो जानना है वो है क्या चीज, तो एडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या होती है। तो साथियों समझिएगा बात को। एक छोटा सा कहानी है, इस कहानी के जो पात्र हैं वो एक छोटा सा बच्चा है, और उसमें और भी छोटे छोटे पात्र हैं, उस चीज को लेके बढ़ाते हैं। तो एक बार आइए, आप कथा जो है तेज नारायण प्रभु का कथा सुनने से पहले आप हमारे चैनल को एक बार, जो नए हैं, एक बार सब्सक्राइब कीजिए, और एक बार सब मिलकर इसको जस्ट शेयर कर दीजिए। फिर हम आपके साथ में जो कथा लेके आते हैं तेज नारायण प्रभु का, सॉरी सत्यनारायण प्रभु का, तो आप सुनिए, है ना। देखिए होता क्या चीज है। एक छोटा सा नन्हा सा बालक, जिसकी आयु लमसम वही 7-8 महीने की होगी, और उनके नानी जी जो है वो आती है उसके घर पे, और उसको एक मिठाई देते हैं, और उस मिठाई का प्यारा सा नाम है रसगुल्ला, है ना, फ्रॉम बंगाली रसगुल्ला। अब वो रसगुल्ला जब उनको मिलता है, तो उनको वो बड़े एक पास से देखते हैं, और चूंकि बच्चों की आदत होती है मुंह में लेने की, चूंकि आपको हम आगे पढ़ाएंगे भी वो मुंह में लेने की प्रवृत्ति कहाँ से कैसे आई, इसी टॉपिक का आगे में पढ़ाएंगे। तो पहले उनको जैसे उनको रसगुल्ला मिला, गोल जैसा था, वो रसगुल्ला को उन्होंने मुंह में लिया, उसे थोड़ा सा अच्छा लगा, तो उन्होंने उसे खाना स्टार्ट कर दिया, और वो खा जाता उसे। अब वह बच्चा के मन में आया कि जो इस तरह के जो आकार था, गोल जैसा जो आकार था, चूंकि इसको पता नहीं कि ये गोल है, आकार की हम मैथ्स पेडागोजी में बताएंगे उस समय कि ये गोल आकार कब समझ पाता है वो। तो वो देखता है कि वैसी जो आकार जिसको उसने लिया अपने मुंह में, उसे जो रस की प्राप्ति हुई, आनंद की अनुभूति हुई, आनंद की प्राप्ति हुई, वो बहुत ही बढ़िया चीज था, और शायद ऐसे चीज को खाने के लिए ही बनाया गया है। अब उनके पापा मम्मी जब जाते हैं डिज्नीलैंड मेला, चाहे मीना बाजार, है ना, तो वहां से उनके लिए एक बॉल लाते हैं, सफेद जैसा बॉल लाते हैं, और बच्चों में वो जो गेंद है, उस गेंद को उसको देते हैं बच्चे को खेलने के लिए। तो वो क्या करता है ना कि वह बच्चा उस गेंद को जो है
लेता है हाथ पे और उसको वही स्कीमा याद आता है, क्योंकि एक स्कीमा उसके पास बन गया था। कौन सा स्कीमा? रसगुल्ला वाली स्कीमा बना था। वो इंफॉर्मेशन उसके माइंड पे सेटअप था, तो उनके माइंड में आया कि वो ये शायद खाने का चीज है, तो वो मुंह उठाता और मुंह में डाल देता है। ध्यान दीजिएगा, लेता है सीधा और मुंह में उसको डाल देता है। तो वह पाता क्या है कि उसमें से ना ही उसको अजीब मतलब टेस्ट भी नहीं मिलता है, साथ ही साथ वो टूटता भी नहीं है। तो उसको लगा कि शायद मतलब कि ये चीज जो है ये खाने की चीज नहीं है। अब उनमें समझ आया कि वो खाने की चीज जो गोल है, हर वो गोल चीज जो सफेद होता है वो खाने की चीज नहीं है, वो अलग होते हैं। तो उनके स्कीमा जो थी, उस स्कीमा में क्या हुआ, उस स्कीमा में क्या हुआ, तो नई स्कीमा जुड़ गया। ये ध्यान दीजिएगा, पहली पुरानी स्कीमा थी, अब पुरानी स्कीमा में एक नई स्कीमा जुड़ गई। ये बात कि हर वो वस्तु जो गोल होती है और सफेद होती है वो खाने की चीज नहीं होती है। सब रसगुल्ला नहीं होता है, कुछ अलग भी होते हैं। तो पुराना स्कीमा में अगर नई स्कीमा जुड़ जाए, ध्यान दीजिएगा, जब पुरानी स्कीमा में नई स्कीमा जुड़ जाए उसी को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। जय गुरुदेव, है ना, और लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, आत्मसातीकरण क्या है, तो हम कहेंगे पुरानी स्कीमा में, इसको लिख भी देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। एसिमिलेशन क्या है? आत्मसातीकरण। एसिमिलेशन क्या है, तो कहेंगे हम लोग जब पुरानी स्कीमा में नई सूचना या इंफॉर्मेशन जुड़ती है, आत्मसातीकरण कहलाती है। आत्मसातीकरण कहलाती है। समझ गए होंगे, ये आत्मसातीकरण है। इसमें से जो पुरानी स्कीमा थी, उस पुरानी स्कीमा में नई स्कीमा को जोड़ दिए हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं। आपको याद रहना चाहिए सब चीज। पुरानी स्कीमा में नई स्कीमा को जुड़ना, नई स्कीमा का जुड़ना ही क्या कहलाया? एसिमिलेशन कहलाया, आत्मसातीकरण कहलाया। अब बातों को समझिएगा, आत्मसातीकरण समझ गया। अब होती है चीजें क्या कि अब वही बच्चे, फिर उनका थोड़ा सा वो उम्र बढ़ता है, और चूंकि जब बच्चे जब वो खा रहे थे उस गेंद को, हम थोड़ा बैठ जाते हैं, फिर छोटा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अब फिर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ना। तो चलिए एक बार हम लोग फिर कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा बीच में आप लोग हाँ हाँ करते रहिएगा, है ना। जब नानी कहानी सुनाती थी तो आप लोग बीच में हुंकार भी मारते हैं, तो हुंकार ही मारना चाहिए और हाँ हाँ कहना चाहिए, है ना। जो कर्मा का यदि पर्व करते होंगे, जो हमारे झारखंड बिहार से होंगे, वो बच्चियाँ कर्मा करती हैं और उसमें कथा जो कही जाती है उसमें हाँ हाँ कहा जाता है। आप लोग भी बीच में हाँ हाँ करते रहिएगा, है ना। अब होता क्या है, आत्मसातीकरण आप समझ गए। अब आगे चलते हैं कि अब उनके पिताजी बोलते हैं बच्चा देखो ये खाने का चीज नहीं है, ये है बॉल। क्या है यह? बॉल। और वो पटक के दिखाते हैं बच्चे को, वो बॉल पटक के दिखाते हैं और वो बॉल जो उछलता है, तो बच्चा को लगता है कि शायद वह जो सफेद चीज होता है और जो टाइट होता है वो खाने की चीज नहीं होती है, वह एक बॉल होती है जिसको पटकने से वो उछलता है और एक अलग सी आवाज निकलती है। बात समझ गए? तो बच्चे में ये स्कीमा डेवलप हो गई, और वह जैसे थोड़ा सा और बड़ा होता है तो वो घर पे जाते हैं और टेबल में देखते हैं कि वैसे ही एक सफेद जैसी गोल ऐसी एक चीजें रखी हुई है। उसको लगा कि ये तो बॉल है, मेरे पापा हमको दिखाए थे। उस चीज को वो उठाते हैं और जमीन में पटक देते हैं। जब जमीन में वो पटकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जमीन में जब पटकते हैं तो वो फूट जाता है और उससे पीला पीला तरल पदार्थ निकलते हैं। तो उनके समझ में आता है कि हर वो चीज जो सफेद होती है और जो हार्ड होती है वो जरूरी नहीं है कि वो बॉल ही होती है, वो कुछ और भी हो सकती है। तो पुराने स्कीमा में फिर परिवर्तन हुआ, और नया स्कीमा उसके अंदर में डेवलप हुआ। ध्यान दीजिए, पुराना स्कीमा में नया स्कीमा जुड़े तो उसको एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि पुरानी स्कीमा जो थी, नई स्कीमा उसके पास आई, लेकिन पुरानी स्कीमा को उन्होंने लेफ्ट किया
और वो छोड़ दिया, उस चीज को छोड़ा और नया स्कीमा को ग्रहण किया कि हर वो चीजें जो टाइट होती है वो बॉल नहीं होती है, वो एक एग भी होती है, अंडा भी होती है, कुछ दूसरा चीज भी होती है। अब उसकी मानसिकता क्या होती है कि पुराने जो सोच थी उनके अंदर में, स्कीमा थी, वो उसको छोड़ देते हैं और नया स्कीमा को डेवलप करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन। क्या कहते हैं इसको? एकोमोडेशन कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। एकोमोडेशन क्या है, तो पुराने स्कीमा को तोड़ना या टूटना और नई स्कीमा का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। इस चीज को समझिएगा। या एडजस्टमेंट, जिसको आप हिंदी में समायोजन कहते हैं। फिर से समझिएगा, इसमें क्या हुआ कि पुरानी स्कीमा का टूटना हुआ। पुरानी स्कीमा टूटती है, पुरानी स्कीमा का टूटना तथा नई स्कीमा का जुड़ना, वो क्या कहलाया था, एकोमोडेशन कहलाया। दोनों में अंतर है, थोड़ा सा देखिए, बारीकी अंतर है। इसमें सिर्फ जुड़ता है, पुराना वाला को बर्बाद नहीं करता, पुराना वाला भी रखता है लेकिन उसमें जोड़ लेता है और उसको संशोधन करता है। यहाँ पे क्या करता है, तो संशोधन करता है, अमेंडमेंट करता है, सुधार करता है ना। तो ये क्या होती है, एसिमिलेशन होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सुधार नहीं करता है, उसको वो प्रत्याग कर देता है पुराने वाले को और नया चीजों को जोड़ देता है। तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, एकोमोडेशन। वहां पुराने चीज को छोड़ता नहीं है, पुराने चीज में ही वो क्या करता है, नए चीजों को जोड़ता है, पुराने चीजों में वो संशोधन करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पुरानी स्कीमा को छोड़ देता है और नई स्कीमा को जोड़ता है, वो कहलाता है एकोमोडेशन। वो क्या कहलाते हैं, एकोमोडेशन। क्या कहलाते हैं, एकोमोडेशन। बात में आपको समझ में आ गई होगी। फिर वह बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और उनके सामने उनके पिताजी और भी एक बड़ा सा गेंद ला देते हैं, बॉल ला देते हैं, जो कि रंग बिरंगी होती है। और वो बच्चा जब देखते हैं तो उसको लगता है कि नो, ये क्या है, तो कहेगा ये बॉल है। और उसके माइंड में ये सेटअप होता है कि हर वो गोल चीजें, चाहे वो रंग बिरंगी हो, चाहे वो सफेद हो, वो अलग अलग चीजें उनके बीच में वो क्या कर सकते हैं, अलग उनके बीच में अंतर स्थापित करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यदि अंतर स्थापित करता है तो उसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। यहां पे चीजों को वो क्या कर पाते हैं, तो क्लासीफाई कर पाते हैं, वर्गीकृत कर पाते हैं, उसको डिवाइड कर पाते हैं, कौन सा क्या है, नहीं है, अंतर क्या है। तो वो क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा साथियों, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब रही बात एक एडेप्टेशन। ये एडेप्टेशन क्या है, तो एडेप्टेशन का मतलब अनुकूलन। मतलब किसी सिचुएशन को जब अपने अनुकूल उसको ढाल लेना, बना लेना और उसमें वहन कर जाना ही हमारा एडेप्टेशन कहता है, अनुकूलन कहलाता है। ये जितनी भी घटनाएं घटी उन बच्चों के साथ में, अब उनके सामने में एक ऐसी स्थिति आती है कि वह जो है अब उस चीज को वह अपने आप में ढाल लेता है, उसको वह समझ लेता है बहुत अच्छे तरीके से, तो वह अनुकूलन कहलाती है। जय श्री राम, है ना, समझ गए होंगे। अनुकूलन क्या हो गया, एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन। तो एडेप्टेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। आप इस बार पूरे पेडागोजी में ये चारों पांचों चीजें हैं, ये आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार हम दोहरा देते हैं, सामीकरण क्या है, इक्विलिब्रेशन क्या है। तो हम कहेंगे सामीकरण एक ऐसी अवस्था, सामीकरण क्या है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों में जब उम्र बढ़ती है ना, तो उम्र बढ़ने के साथ उसमें अनुभव बढ़ते हैं, और अनुभव जब बढ़ते हैं उसी के आधार को लेके जो विकास में वो क्या करते हैं, विकास को आगे बढ़ाते हैं, वो चीजों को आगे बढ़ाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सामीकरण कहलाता है, सामीकरण कहलाता है। बात समझ में आ गया, समझ में समीकरण होता है। समीकरण के कितने भेद, दो भेद, कौन कौन, अनुकूलन और संगठन। अनुकूलन क्या है, जब चीजों को अपने अनुकूल ढाल लेता है, चीजों को अपने अनुकूल बना लेता है, उसको कहते हैं एडेप्टेशन, अनुकूलन। जब चीजों को वो अलग अलग डिफाइन कर पाता, क्लासिफाई कर पाता है, उसको क्या कहते हैं, संगठन। बस समझ गए। आत्मसातीकरण क्या है, आत्मसातीकरण क्या है, तो कहिएगा जब पुरानी स्कीमा नई सूचना, जब पुरानी स्कीमा में नई सूचना जोड़ते हैं
पुराने स्कीमा में नई सूचना जोड़ के उसे संशोधित करते हैं, उसमें सुधार करते हैं, उसको अच्छा और भी सुगम और सरल बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण में क्या कहते हैं, दोनों में अंतर है, आत्मसातीकरण में और रिकमेंडेशन में। ध्यान दीजिएगा, आत्मसातीकरण क्या है, तो आत्मसातीकरण में सिर्फ और सिर्फ नई सूचनाएं जुड़ती है। किसमें, पुरानी सूचना में। पुरानी सूचना को छोड़ता नहीं है, पुरानी सूचना में पुरानी जो स्कीमा थी उसमें नई सूचना उसमें जोड़ देता है और एक नया स्कीमा का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं। यहाँ पे पुराना स्कीमा को संशोधित किया है, ना कि छोड़ा है। वहीं पर अगर हम लोग एकोमोडेशन की बात करें तो एकोमोडेशन क्या है, समायोजन क्या है, तो हम कहेंगे कि पुरानी स्कीमा को छोड़ के नए स्कीमा को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। पुरानी स्कीमा को छोड़ के नए स्कीमा को जोड़ लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है, एडजस्टमेंट कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन तो जाने गए, क्लासीफाई कर पाता है कि बॉल में, एक अंडा में क्या अंतर है, रसगुल्ला में क्या अंतर है। अगर वो डिफाइन कर पाता है, अंतर स्थापित कर पाता है, तो वो हमारा संगठन कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। फिर दूसरा बात हमारा रह गया, तो कौन, सब तो आपको करीब बता ही दिए हम। एडेप्टेशन, अनुकूलन, वह जब चीजों को अपने अनुकूल कर लेता है और उसके साथ वो वहन करते हैं, उन चीजों का यूज करते हैं, वो एडेप्टेशन, अनुकूलन कहलाते हैं। अनुकूलन को अगर लिखना चाहेंगे साथियों, आप लिख सकते हैं अपने अनुकूल बनाना। अनुकूल, अपने अनुकूल बनाना, अपने अनुसार बनाना, अपने तरीके में उसको ढाल लेना, उसको क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। स्कीमा क्या है, तो हम कहेंगे कि वैसा ज्ञान, वैसा सूचना जो समाज और वैसा अपने परिवेश को जानने के लिए जो सूचना अपने मस्तिष्क में हम लोड करते हैं, उसको स्कीमा कहते हैं। और वह जो अवयव, वह जो चीजें जो हम अपलोड करते हैं, देखिए दोनों अंतर है। स्कीमा क्या है, फिर से बताते हैं, स्कीमा क्या है, तो हम कहते हैं कि अपने समाज, अपने वातावरण, अपने परिवेश को समझने के लिए जो चीजों का इंफॉर्मेशन अपने मस्तिष्क में अपलोड करते हैं, वो कहलाती है स्कीमा। स्कीम्स क्या है, और हॉटो चीज, वह वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं। उदाहरण दिए थे, मेमोरी कार्ड में जब गाना डालते हैं, जब मोबाइल में एक गाना अपलोड करते हैं, आप जो राइटर, क्या कहते हैं, सिंगर है ना, मान लिया जाए आप खेसारी लाल यादव का कोई गाना कोई अपलोड करते हैं, अपलोड करके मोबाइल में रखे, तो स्कीमा अपलोड किए हम लोग, क्या हुआ, स्कीमा है। जब सुनने का मन हुआ फिर से उसको निकाल के हम लोग सुन लिए, कहीं गाना बच गया तो हम देखे, ओ ये तो खेसारी का गाना है, ये क्या है, गाना है। तो यह गाना क्या है, स्कीम्स है, लेकिन वह स्कीमा था उसके मोबाइल में, वो पहले से लोड था। वो जब कहीं सुनाई पड़ा, हम सुने उस गाना को, पहले सुने थे और फिर जब सुने तो हम लोग बता दिए कि खेसारी लाल का गाना है, तो ये क्या है, स्कीमा है। लेकिन खेसारी लाल का गाना तो क्या है, तो वो स्कीम है। गाना अगर बात करें, सिर्फ गाना की बात करें, गाना क्या है, स्कीम है। जब उसको लोड कर लिए, हम उसके अंदर अपने स्थापित कर लिए, तो वो क्या हुआ, स्कीमा है। आई होप इतने सारे चीज आप समझ गए होंगे और हमको लगता है कि इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें एक बार कमेंट कर देंगे, हम इस चीज को फिर से अपने तौर तरीके में उसको और भी छोटे छोटे करके भाग में उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों, यहीं पर हम अपने इस वीडियो को रोकते हैं और फिर इसी थ्योरी को और भी आगे बढ़ाते हैं। इसमें भी हम आपसे बात करेंगे, स्टेजेस के ऊपर हम बात करेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात करेंगे, और भी चीज़ें होती है इससे संबंधित, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। तो अपने इस जगह को यहीं पे रखते हैं, इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड पर। वहाँ और भी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ जोड़ने की हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक पे। तो बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।